सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को राधे राधे। हिंदी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी इत्यादि परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप अपने चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर आपको बहुत ही गुणवत्तापूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलती रहेगी। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त के साहित्य गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी है प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1908 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का 1908 में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इससे ही प्रेरणा लेकर मैथिली शरण गुप्त ने 1931 में किसकी रचना की थी? साकेत की रचना की थी महावीर प्रसाद द्विवेदी से ही प्रेरित होकर के। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम क्या है? रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत। तो हम सही आंसर पर आते हैं। इसका सही आंसर है ए, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, साकेत। रंग में भंग का जो रचना काल है वो है 1909। भारत भारती का है 1912, पंचवटी का है 1925, साकेत का है 1931। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? हरिओद ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, मैथिली शरण गुप्त ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने। तो ये लिखा है किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा है। चौथा प्रश्न है हमारा, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है और कई बार परीक्षाओं में भी आई हुई है। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? श्याम नारायण पांडे की है, मैथिली शरण गुप्त की हैं, रामनरेश त्रिपाठी की हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की हैं। तो ये पंक्तियां हैं भारत भारती से 1912 की जो भारत भारती है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की, उससे ये पंक्तियां हैं। 1912 में ये रचना रची गई थी और इसमें कितने खंड हैं? इस रचना में 3 खंडों में इस रचना को विभक्त किया है। पांचवा प्रश्न है हमारा, समालोचना दर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, रमेश कुंतल मेघ ने। तो इसका सही आंसर है सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1897 में समालोचना दर्श से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का जो पोप की रचना है, किसकी रचना है? पोप की, उसका अनुवाद किया है। ये अनुवादित रचना है। छठा प्रश्न है हमारा, प्रेम शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, दुलारे लाल भार्गव हैं, वियोगी हरि हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, वियोगी हरि। वियोगी हरि की एक दो रचनाएं और हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है वीर सतसई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और एक है चरखा स्रोत। यह है चरखा स्रोत। तीनों ही रचनाएं इनकी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।
7वां प्रश्न है हमारा, नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन हैं? और जितने भी प्रश्न मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं सारे बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसका ऑप्शन ए है कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, हरिओद। तो इसका सही उत्तर है गुरु भक्त सिंह। नूरजहां एक प्रबंध काव्य है और इसके रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह। अब 8वां प्रश्न आता है हमारा, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन कहे जाते हैं? हरिओद कहे जाते हैं, सत्यनारायण कवि रत्न कहे जाते हैं, श्रीधर पाठक या रत्नाकर। तो इसका सही आंसर है सत्यनारायण कवि रत्न। सत्यनारायण कवि रत्न ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण काव्य कभी भी इन्होंने किसी और भाषा में नहीं लिखा, सिर्फ किस में लिखा है? ब्रज भाषा में लिखा है। और ब्रज कोकिल हमारे सत्यनारायण कवि रत्न हो गए क्योंकि ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा। और मैथिल कोकिल कौन है? मैथिल कोकिल कौन है? मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, विद्यापति को। नौवें प्रश्न पर आते हैं। 9वां प्रश्न है हमारा, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पहली पंक्ति इसकी है। जो प्रश्न मैंने लिया है, जहाँ से ये लिया है वहाँ इतनी ही पंक्ति दी हुई है, लेकिन स्टार्टिंग से यह पंक्ति है, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन जो एग्ज़ाम में आई हुई है, ये जीआईसी में 1917 में आई हुई पंक्ति है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है, मैथिली शरण गुप्त की है, सियाराम शरण गुप्त की है, राम नरेश त्रिपाठी की है। तो ये पंक्तियाँ गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की हैं। लगता है कि राम नरेश त्रिपाठी की होगी, लेकिन ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की पंक्ति है। 10वां प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। यानी कि 3 महाकाव्य हैं और उनमें से एक महाकाव्य नहीं है। प्रिय प्रवास है, साकेत है, रामचरित चिंतामणि है या जयद्रथ वध है। तो इनमें से जो महाकाव्य नहीं है, जयद्रथ वध है, जो 1910 में लिखा गया, 1910 में लिखा गया और है किसका? मैथिली शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का। और प्रिय प्रवास सभी को पता है, खड़ी बोली का पहला काव्य 1914 में हरिओद द्वारा लिखा गया। साकेत मैथिली शरण गुप्त का। रामचरित चिंतामणि भी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास भी, साकेत भी। बस जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। रामचरित चिंतामणि है रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य। 11वां प्रश्न है हमारा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? यानी कि इससे पता चल रहा है कि अवधि सम्राट है, यानी कि अवधि में रचना करने वाले हैं, उन्होंने अपनी रचनाएं अवधि में की हैं। तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी का, वंशीधर शुक्ल का है, विश्वनाथ पाठक का, अधम गौडवी का है। तो ये है वंशीधर शुक्ल का और ये इन्होंने अवधि में ही रचना की है। इनकी एक और पंक्ति है, कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, वो भी इन्हीं की है। 12वां प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? का डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? कौन सा है? उद्धव शतक है, रामकृष्ण काव्य है, ब्रज व्रतिका है, श्याम शतक है। तो यह है उद्धव शतक। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जिन्होंने रीतिकाल को क्या कहा है? कलाकाल कहा है और इनका उद्धव शतक है। और इस पर एक नोट भी है, उद्धव शतक नाम से जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है और उद्धव शतक नाम से डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की भी रचना है। ये याद रखने कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है।
13वां प्रश्न है हमारा, धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबंध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? मैथिली शरण गुप्त ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, रामचरित उपाध्याय ने। तो ये किया है धाराधर धावन से, यानी कि जो कवि ने अपना शीर्षक रखा है उसका नाम रखा है धाराधर धावन, और कालिदास का मेघदूत का उन्होंने अनुवाद किया है धाराधर धावन शीर्षक से। तो ये किसने किया है? ये किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। और इनका एक और महाकाव्य है जिसका नाम है राम रावण विरोध। क्या नाम है? राम रावण विरोध। 14वां प्रश्न है हमारा, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? यानी कि यह पंक्तियां, यह कोटेशन किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है। तो ये है क्या? ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कविता एक, यानी कि कविता काव्य के विषय में इन्होंने अपनी कोटेशन दी है, अपने विचार प्रकट किए हैं। 15वां प्रश्न हमारा, द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का केंद्र था, यानी कि द्विवेदी युग में भी थोड़ी बहुत छुटपुट मात्रा में समस्या पूर्ति हुई, तो उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था कानपुर। और ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया है। 16वां प्रश्न है हमारा, कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? रामनरेश त्रिपाठी को, बद्री नारायण प्रेमघन को, श्रीधर पाठक को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। तो कवि सम्राट की उपाधि से जिसको नवाजा गया वे हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। और इनको गणपति चंद्र गुप्त ने, गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का क्या कहा है? आधुनिक काल का सूरदास कहा है। किसने? गणपति चंद्र गुप्त ने। किसको? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। और गणपति चंद्र गुप्त ने मैथिली शरण को भी आधुनिक युग का क्या कहा है? तुलसीदास कहा है। ये इन्होंने इनको उपमा दी है, संज्ञा दी है। 17वां प्रश्न है हमारा, रामनेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 4 कथन दिए गए हैं जिनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो हमें गलत कथन का सिलेक्शन करना है, गलत कथन छांटना है। पहला है हमारा, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में शामिल किया गया है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। तो इनमें से हमें गलत कथन छांटना है। तो गलत कथन हमारा ए ही हो जाता है। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। यह 10 खंडों में नहीं बल्कि 8 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 8 खंडों में। तो ये 10 में नहीं 8 में है। तो इससे हमारे 4-5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं कि इसमें ये एक तो यह होगा कि ये 10 खंडों में नहीं 8 खंडों में विभक्त है। दूसरा, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं भी संकलित है, यानी कि हिंदी की भी हैं और उर्दू की भी हैं। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं का भी इसमें संग्रह किया गया है। इसके एक भाग में इसमें ग्राम गीतों जैसे विदाई के गीत, विवाह के गीत, सोहर के गीत को भी सम्मिलित किया गया है। और ये कब की रचना है? कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की कब की रचना है? 1928 की रचना है। ये 1928 में इसका प्रकाशन हुआ है। और इसमें लगभग 15,000 गीतों का संकलन किया गया है, लोक गीतों का। इन्होंने 1925 से 1930 तक के कालखंड में
अवध के गांव गांव में जाकर, ग्राम ग्राम में घूम घूम कर इन्होंने लोकगीतों का संग्रह किया है, जिसकी संख्या लगभग 15,000 है, लगभग। अब 18वां प्रश्न है हमारा, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किसका है? कि सभी पर कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि कवियों ने ऐसी कोई तथ्य, ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ा जिस पर उन्होंने रचना नहीं की है। इसी का भाव हमें इसमें प्रतीत होता है। तो इसका आंसर है हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह कथन है। 19वां प्रश्न है हमारा, भारत भारती रचना करने का निम्नलिखित में से मैथिली जी का क्या उद्देश्य था? जो उन्होंने 1912 में भारत भारती एक राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय रचना रची है जिसमें राष्ट्र प्रेम झलकता है, उसका क्या उद्देश्य था? अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक बनाना, भविष्य का निर्माण करना। तो ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। 20वां प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती की रचना करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना 1912 में की है, उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, यानी कि उनके दिमाग में यह विचार कहाँ से आया कि मुझे भी एक ऐसे महाकाव्य की रचना करनी चाहिए? मुदस्से हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से। बी है हमारा माखनलाल चतुर्वेदी के पुष्प की अभिलाषा से, श्याम नारायण पांडे के हल्दीघाटी प्रबंध काव्य से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है मुसद्दे हाली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण से, जो उन्होंने रचना की है, मुदस्से हाली और ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी ने भारत दर्पण रचना की है। तो इसी से मैथिली शरण गुप्त ने प्रेरणा ग्रहण की थी भारत भारती को लिखने की। 21वां प्रश्न है हमारा, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? यानी कि द्विवेदी जी। यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किसके लिए कहा गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के, क्योंकि व्याकरण शुद्धि सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जो 1900 में सर्जित हुई थी, द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया है। और यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। किसके बारे में? महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में। 22वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? प्रेम पचीसी नहीं है, स्वपन नहीं है, कुसुमांजलि नहीं है, कृषक क्रंदन नहीं है। तो इसका आंसर सभी को पता होगा, स्वपन, क्योंकि स्वपन किसकी है? स्वपन है राम नरेश त्रिपाठी की। राम नरेश त्रिपाठी। मानसी है इनकी, जो हमने ऊपर अभी पढ़ी है, कविता कौमुदी है। स्वपन ये है। और ये प्रेम पचीसी, कुसुमांजलि, कृषक क्रंदन, ये किसकी है? ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाएं हैं। 23वां प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो महाभारत पर आधारित हैं और एक रचना ऐसी है जो महाभारत से संबंधित नहीं है। वन वैभव है, शक्ति है, वक संहार है, शेरंध्री है। तो ये है शक्ति ऐसी रचना है जो महाभारत पर आधारित नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं महाभारत पर आधारित हैं। 24वां प्रश्न है हमारा,
द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौन माने जाते हैं? रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं? तो द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ गीतकार कौन है? मुकुटधर पांडे। 25वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यानी कि 3 रचनाएं ऐसी हैं जो नायिका प्रधान हैं और 1 रचना ऐसी है जो नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा है, साकेत है, पंचवटी है, विष्णुप्रिया है। तो यशोधरा, इसमें से जो नायिका प्रधान नहीं है वह है पंचवटी, और पंचवटी नायक प्रधान रचना है। और नायक कौन है इसमें? लक्ष्मण। लक्ष्मण बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी चीजें हैं। यशोधरा रचना जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है उसके चरित्र को इसमें उभारा गया है, महात्मा बुद्ध की पत्नी के। साकेत में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इसमें उर्मिला। और साकेत एक पाली भाषा का शब्द भी है। विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया भी एक नायिका प्रधान है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? जो पश्चिमी बंगाल के चैतन्य महाप्रभु हैं उनकी पत्नी विष्णुप्रिया। इसमें चैतन्य महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का वर्णन हुआ है। तो पंचवटी ही एक रचना बची जिसमें जो नायक प्रधान है। और पंचवटी कब की रचना है? 1925 की। 1925 पैसे पंचवटी, पैसे 25। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने चैनल हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।